है 2024 का 1 फरवरी 2024 को जो एग्जाम होने जा रहा है बायो का, उसका सब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं फर्स्ट सीटिंग का। तो जिनका भी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे। 1 फरवरी 2024 के फर्स्ट सीटिंग का बायो का आपका टोटल, आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कुछ इस वीडियो में है, आंसर के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पे आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को भी सामने कराया जाएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं आंसर के साथ। सभी को फटाफट शेयर कर दीजिए। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थोजेनेसिस? अनिषेक जनन से क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? कुछ प्राणियों जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी ठीक है, बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी निषेचन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेचक कहते हैं। ठीक है, पार्थोजेनेसिस इज ए प्रोसेस विच द फीमेल गैमेट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर्स, हनी बी एंड बर्ड undergoes development from new organism without fertilization। सिंपल सी बात है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन की ही वो नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। एंटीबॉडी का कार्य का उल्लेख कीजिए। मेंशन द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले एंटीबॉडी होता क्या है, तो जीवाणुओं को एंटीबॉडी इस तरह से ढक देता है जिससे क्या होता है कि फैगोसाइट उसे पहचान सकते हैं, और इसे हम आसोनाजाइस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आसोनाजाइस कहते हैं। एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है। एंटीबॉडी क्या करता है? जो बैक्टीरिया का विषाक्त पदार्थ होता है, जो टॉक्सिन होता है, उसको क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है ना। विषाक्त पदार्थ का मतलब क्या? जो टॉक्सिन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देते हैं, उसे हम उदासीनता कहते हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार वाला अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है, जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, और इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए इसे। इंग्लिश में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सहलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। सहलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। सहलग्नता क्या है और विनिमय क्या है? सहलग्नता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है। सहलग्नता का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग कवर, है ना। और विनिमय गुणसूत्र को जीन्स को पृथक करता है, जिससे नए संयोग बनते हैं। जीन्स के पास स्थित होने पर सहलग्नता की तीव्रता क्या है? बढ़ जाती है, और जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति जो है वो क्या होती है? घट जाती है। सहलग्नता की बात करें तो इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं, और विनिमय में यह संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश देख लो इसका। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग। बस यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लाइव के बाद ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, जो ये सोचकर जा रहे हैं कि हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो बाद में कितना भी मुझे कॉल करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविध प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत होता है? जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सेकंड क्या है? रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है,
क्लियर। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करेंगे सबसे पहले। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जीन को निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में बोले तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, यानी एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देना। ठीक है। और रासायनिक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रीय की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को निर्माण किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, टीके हो गए, एंजाइम हो गए। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभियांत्रिकी है। जैसे कि आप अभी कोरोना चल रहा है, उसका वैक्सीन लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक अभियांत्रिक हो गया। और एक होता है आपका आनुवांशिक अभियांत्रिक, जो आपके डीएनए में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। चल स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से छोटा कर देते ताकि फुल स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट मिल सके। क्लियर। मोबाइल से देख रहे हो तो फुल स्क्रीन पे देखो, अगर लैपटॉप से देख रहे हो तो फुल स्क्रीन तो चल ही रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्वनि प्रदूषण के 2 उपाय को लिखे। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है, तो सिंपल सी बात है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है। ठीक है, ABCD ये आपको लिख देना है। अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर पैदा करने वाली मशीन लगाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। आबादी से दूर औद्योगिक इकाई को स्थापित किया जाना चाहिए, यानी जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं उन्हें पॉपुलेशन से दूर रखा जाए, है ना। लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज पैदा करने वाले यंत्रों को पूर्ण प्रतिबंध कर देना चाहिए। ठीक है, ध्वनि आवेशकों जैसे पदार्थों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की पालन होनी चाहिए, है ना। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इंग्लिश में, ये सिंपल सा आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस में अंतर बताइए। एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस में क्या अंतर होता है। इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है कि ये सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। इंटरफेरेंस क्या है कि सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। और एंटीबॉडीज क्या है कि ये केवल प्लाज्मा की बी कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। इंटरफेरेंस जो है सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होता है, और एंटीबॉडीज जो है प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। इंटरफेरेंस की बात की जाए, इंटरबॉडीज की बात की जाए, तो ये जो होता है तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, किंतु अस्थायी होते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होते, अस्थायी होते हैं, है ना। और एंटीबॉडी जो क्या है वो धीमी प्रक्रिया वाले होते हैं, लेकिन लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज की देखिए, तो एंटीबॉडी जो होता है कोशिकाओं के अंदर क्रिया करता है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडीज की बात की जाए तो ये कोशिकाओं के बाहर, यानी इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज में डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। इंटरफेरेंस की बात की जाए तो शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर है, और एंटीबॉडीज जो होता है शरीर का थर्ड रक्षा स्तर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि एंटीबॉडीज जो है कौन सा पोजीशन पे आता है, तो इंटरफेरेंस जो है वो सेकेंड और एंटीबॉडी जो है वो थर्ड। इंग्लिश में देख लीजिए इसी चीज को, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि फ्रॉम द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो इंटरफेरेंस है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो एंटीबॉडीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे। शॉर्ट भी है, लॉन्ग, इसी में सब कुछ है ना। A to Z इसी में बता देंगे। जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या करना है, जैसे कि संदूषित जलवाहक, जैसे कि टाइफाइड हो गया, है ना, ये सब क्या है, जल वाली बीमारी है। अतिसार जैसे रोगों की रोकथाम हेतु हम स्वच्छ जल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जल से होने वाली बीमारी के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, जल को ढक के रखें। ठीक है, यही सब नियम है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9,
स्क्रीनशॉट लेते चलना सब, ठीक है, बाद में काम देगा। जन्मजात सहज प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण, इसलिए फुल स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में बने, और मोबाइल को फुल स्क्रीन में करके देखो। देखो जन्मजात क्या होता है, जन्मजात का मतलब सहज एक प्रकार की विशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होती है। जन्मजात बोलते हैं ना, जन्मजात का मतलब ही होता है, ठीक है, जन्मजात का मतलब ही होता है कि जन्म से मौजूद होगा। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होता है। पिक्चर क्वालिटी को हाई करके देखो, हाई पिक्चर क्वालिटी, तब साफ साफ दिखेगा। हाई पिक्चर क्वालिटी सेटिंग में जाके हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन का नाम बताएं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है उसमें नियमन में शामिल हार्मोन कौन होता है? नेम ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन को निम्न हार्मोन कार्य करते हैं। पहला, पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित उद्दीपति हार्मोन जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफएसएच, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एफएसएच। और पीत पिंडर जो होता है उसे हम एलएच बोलते हैं। ये दोनों हैं। वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित, हाइपोथैलेमस जो स्रावित करता है गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। बस इसमें कुछ करना नहीं है। एफएसएच और एलएसएच का आपको पता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है एफएसएच और एलएच के द्वारा होता है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए उपाय बताइए। What measures should be opted to prevent contracting sexually transmitted disease, है ना, यानी एसटीडी से कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ के लिख सकते हो। अनजान व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं बनाना है मैथ्रो के समय, ठीक है, ये सभी समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? अब देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिक्स करके दिए। तो देखो लॉन्ग में क्या है, पुष्पी पौधों में भ्रूणकोष कैसे विकसित होता है, भ्रूणकेश की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, भ्रूणकेश की संरचना का वर्णन करें। देखिए कैसे वर्णन करेंगे। गुरु बीजानी मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु होते हैं, जिनमें से एक कार्यशील होता है, यानी एक जो है कार्य करता है, अन्य 3 जो है अविकसित हो जाता है। केवल क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी कि जाइगोट, गुरु बीजाणु किसको बोलते हैं? जाइगोट को भ्रूण कोष के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कि आपको पता है कि एक जो रहता है वही काम करता है, बाकी सारे क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 संतति केंद्रक का निर्माण करता है, यानी उसका सूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप वो कितना केंद्रक बनाता है? तो 2 केंद्रक बनाता है, जो गुरु बीजाणु के 2 सम्मुख ध्रुव पर चले जाते हैं, न्यूक्लिएट भ्रूणकोष की रचना करते हैं, और 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोष की रचना करते हैं। इनमें से 4 माइक्रोफाइल छोर पर तथा 4 जो है चैलेंजर छोर पर रहते हैं, और माइक्रोफाइलर छोर के 4 केंद्रक में से 3 अंड समुच्च बनाते हैं, एवं चौथा जो है नीचे की ओर खिसक कर केंद्रक में बनता है। चैलेंजर छोर की तरफ 3 केंद्रक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो प्रति कोशिकाएं बनाते हैं, और चौथा खिसक कर दूसरा ध्रुवीय केंद्रक बनाता है, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलगित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। इतना आपको लिखना है, ठीक है। भ्रूणकोष की संरचना क्या होगी? तो ये आपको लिख देना है इस तरीके से कि अंड समुच्च होगा, फिर केंद्रीय कोशिका होगा, और ये फिगर जो है अच्छे से बना लेना है, ठीक है। ये फिगर थोड़ा जूम कर देता हूं, फिगर जो है अच्छे से यहाँ पे बना लेना है, अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है। अब चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन को आप बुक से ढूंढकर, या पहले से आप याद किए हुए हैं तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इंग्लिश में देख लीजिए, हाउ डज एम्ब्रियो सैक डेवलप इन एंजियोस्पर्म, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। इंग्लिश में पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है।
ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको वहां पे डायग्राम इस तरह से बना लेना है। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, जैसे आपको याद है वैसे लिख सकते हैं। बायो में थोड़ा सा लॉन्ग लंबा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्पादकता की धारण को समझाएं। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के किसी पोषी स्तर द्वारा दिए गए समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को ही हम क्या कहते हैं, उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। और उत्पादकता के लिए 3 चीजें आवश्यक है। उत्पादकता के लिए 3 चीजें आवश्यक है, उत्पादक की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय। ठीक है, क्लियर ना। अब उत्पादकता जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होगा, इसे हम ग्राम पर मीटर वर्ष या ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता की बात की जाए तो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पन्न किए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित समयावधि में, यानी कि टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न किए गए जैव मात्रा को कार्बनिक सामग्री जो होता है उसी हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, जिसे हम यहां से डिनोट करेंगे। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल देख लीजिए और शुद्ध लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर। और यहां से लिख दीजिएगा GPR माइनस R इज इक्वल टू NPP। ठीक है, बस इतना तक आपको इसमें लिख देना है। इंग्लिश में देख लो इसको, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहां से ले लो। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है या किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों के प्रयोग में किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप अपने लैंग्वेज में भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। कृषि उत्पादकता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का प्रयोग जो है पर्यावरण प्रदूषण में भागीदारी देता है, जो कि क्या है, चिंता का कारण बन गया है। हम समझने लगे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अधिका प्रयोग से कई समस्या जुड़ी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरक के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है, और जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गया, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और ल्यूनेमिस पादपों की जड़ स्थित ग्रंथियों का निर्माण कर राइजोबियम के सहजीवी संबंध पैदा करते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है, जिसे पौधे जो है पोषक के रूप में प्रयोग करते हैं। अन्य जीवाणु जैसे कि हो गए एजोवैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिससे मृदा की नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। आप इसे चाहे तो और शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पूरा समझा का आंसर दिया गया है और यहाँ पे टाइपिंग किया गया, इसलिए ऐसे लग रहा है आपको। आप जब कॉपी में लिखिएगा तो आपको इतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बायो है। बायो जो है थोड़ा सा लंबा, तो बायो लिखना ही पड़ता है। बायो में लॉन्ग जो है आप लंबा ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणसूत्रीय विकार मेंडलीय विकार से कैसे भिन्न है, मेंडलीय विकार का उदाहरण सहित व्याख्या करें। गुणसूत्रीय विकार जो है मेंडलीय विकार से कैसे अलग होता है, मेंडलीय विकार का उदाहरण व्यक्त करें। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय विकार और मेंडलीय विकार से कैसे भिन्न। दोनों क्या है, एक अनुवांशिक विकार है, मेंडलीय विकार वे होते हैं
जो एकल जीन के रूपांतरण, ठीक है। देखो लॉन्ग वाले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लॉन्ग वाले में उतना समझाने की क्या जरूरत है, इजी क्वेश्चन है ये, है ना। बस ये आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेना है। और हीमोफीलिया हो गया ये, और फिनाइल कीटोनेरिया हो गया। इंग्लिश में देख लीजिए इसी चीज को। प्रैक्टिकल एग्जाम है तो सानू टेंशन क्यों लेना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा क्या। प्रैक्टिकल के एग्जाम में कॉपी लेके जाना है और आपको कुछ क्वेश्चन देगा बनाने के लिए। प्रैक्टिकल का बुक लेके जाइएगा, नहीं भी लेके जाइएगा तो आसपास कोई ने बुक लेके आता ही है, देख के तो लिखना है। प्रैक्टिकल में कुछ होता है क्या, थोड़ा ना आपसे कुछ वहां पे होगा। प्रैक्टिकल की कॉपी में देख कर लिखना होता है, कुछ नहीं करना है। बस बिहार बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल टाइम पास और कुछ नहीं, एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बस वहां जाइए, प्रेजेंट हो जाइए, हो गया प्रैक्टिकल, बस यही समझ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी फॉर बिहार बोर्ड, है ना। आईयूडी और अंतर्ग्रवाशी युक्ति क्या है, यह किस प्रकार क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 5, आईयूडी और अंतर्ग्रवाशी युक्ति क्या है, यह किस प्रकार कार्य करती है, यह आपको लिखना है। यह भी आपका लॉन्ग है। प्रैक्टिकल के एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लो, नहीं प्रैक्टिकल में टाइम वेस्ट करो, ठीक है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिकल की कोई टेंशन नहीं लेना है। आराम से जाना है, मस्ती में जाना है और मस्ती में आना है, ठीक है। बस अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसे ही फॉर्मेलिटी होता है, बस नाम पता लिखना है, बुक से तो छापना है, करना क्या है। स्तनधारियों का सचित्र वर्णन करें, स्तनधारियों का सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है। स्तनधारियों का सचित्र वर्णन करना है, इसमें आपको अच्छे से आपको बनाना है डायग्राम। स्क्रीनशॉट लेते जाओ इस क्वेश्चन का। देखिए जैसे आपसे बने, आप इससे अच्छा बना पाए तो इससे अच्छा ही बना सकते हैं, जैसे आपसे बने। जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो थोड़ा और अच्छा बना लेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड विद द लेबल डायग्राम, ठीक है। डायग्राम ऊपर बना दिया गया है तो नीचे इंग्लिश में देने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। कैंसर कोशिका के दो मुख्य लक्षण बताइए। कैंसर कोशिका के दो मुख्य लक्षण, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ कैंसर से। कैंसर कोशिका के मुख्य लक्षण क्या है, तो कैंसर कोशिका जो है अपनी अपरिवर्तित कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये म्यूकोपैलेसेकेराइड का निर्माण कर कोशिकाओं की सतह पर देखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है और फूला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केंद्रक आकृति काफी बड़ा होता है एवं इसकी बाहरी दीवार अनियमित होती है। केंद्रक में क्रोमैटिन कोनिकाएं अनियमित रूप से क्या होता है, वितरित होता है, ठीक है। चलिए कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर सेल का मेन फीचर आपको लिखना है, देखिए ये सारे इजी क्वेश्चन है। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, जीवाणु जनित 3 संक्रामक रोगों का नाम बताइए। संक्रामक रोग से क्या समझते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। संक्रामक रोग से क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जीवाणु जनित संक्रामक जीवाणु द्वारा होता है और विषाणु जनित जो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है क्या, बैक्टीरिया के द्वारा 3 संक्रामक रोग है। वैसे संक्रामक रोग जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, जैसे कि निमोनिया, कोरोना मत लिख देना, कोरोना जो है जीवाणु से नहीं विषाणु से फैलता है, वो विषाणु वायरस है। कोरोना क्या है, वायरस है। तो ये आपसे पूछा है जीवाणु, तो विषाणु वाला मत लिख देना। निमोनिया क्या है, एस्ट्रोप्टो न्यूमोनी द्वारा होता है, जैसे कि ज्वर, खांसी, सिर दर्द इसके प्रमुख लक्षण है। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी क्या है, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कॉलेरा, ये भी आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। 3 कोई बीमारी लिख देना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक डिजीज, मेंशन 3 कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले 3 डिजीज का इसमें से कुछ कुछ याद है, हाँ बिल्कुल याद होगा, ठीक है ना। बस दे दनादन जाकर वहां पे करना है, कुछ नहीं करना है, बस
अब सब कुछ आप लोग को हम दे दिए हैं, बस याद जो है वो आप लोग को करना है, डिपेंड करता है आप लोग कितना याद करते हैं।